हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत मैथमेटिक्स में 3 पेपर आते हैं। 3 पेपर्स में से हम शुरू करेंगे यहाँ पर पेपर सेकेंड में भी आपके लिए 2 यूनिट दो बुक्स आती है। एक बुक का नाम है अवकल समीकरण और दूसरी बुक है उसका नाम है आंशिक अवकल समीकरण। अब जैसे कि जो मैथमेटिक्स है उसमें 5 यूनिट आती है। पूरे पेपर सेकंड में 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 4 यूनिट तो अवकल समीकरण वाली बुक में से और 1 यूनिट होती है आंशिक अवकल समीकरण में से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम अवकल समीकरण की बुक पढ़ते हैं। अवकल समीकरण में भी यूनिट फर्स्ट है। उस यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो हम इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अवकल समीकरण क्या होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है dy बाई dx में यहाँ पर जो बाई है उसे बोलते हैं आश्रित चर या परतंत्र चर। बाई यहाँ पर आश्रित चर होता है या परतंत्र चर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x है यहाँ पर x है स्वतंत्र चर। x क्या है यहाँ पर? स्वतंत्र चर। और यहाँ पर dy dx जो होगा ये क्या है यहाँ पर? बाई क्या है जो कि आश्रित चर बाई का अवकल गुणांक। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए dy बाई dx क्या होता है। तो dy बाई dx में जो बाई है ये होता है आश्रित चर, x यहाँ पर स्वतंत्र चर है और dy dx ये होता है आश्रित चर का अवकल गुणांक, यानी कि बाई का अवकल गुणांक। यहाँ ऐसे भी लिखा मिल सकता है dx बाई dy। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? आश्रित चर, बाई हो जाएगा स्वतंत्र चर और dy यहाँ पर dy ये क्या हो जाएगा? आश्रित चर x का अवकल गुणांक। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं कि अवकल समीकरण क्या होती है। तो अवकल समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर का अवकल गुणांक इन तीनों में संबंधित होती है एक समीकरण। मतलब एक ऐसी समीकरण जो कि आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अवकल गुणांक में संबंधित हो, उस समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं हम dy बाई dx बराबर x अपॉन बाई। यहाँ पर ये एक समीकरण है, ये एक प्रकार की अवकल समीकरण है। इसमें देखिए ये x क्या है यहाँ पर? स्वतंत्र चर, बाई यहाँ पर आश्रित चर और बाई का अवकल गुणांक dy बाई dx। यहाँ पर तीनों मौजूद है और इन तीनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अचर हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर चर के रूप में यहाँ पर x बाई dy बाई dx केवल यही है। तो इनमें जो संबंधित जो समीकरण होगी उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक और समीकरण लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जैसे e की पावर x। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण क्या होती है कि ऐसी समीकरण जो आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अवकल गुणांक में संबंधित हो, उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण को आप समझ सकते हैं कि ये अवकल समीकरण का ही एक टाइप होता है। साधारण अवकल समीकरण का ही एक प्रकार है। तो साधारण अवकल समीकरण क्या है? जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने आंशिक अवकल समीकरण तो नहीं, आंशिक अवकलन पढ़े हैं और साधारण अवकलज पढ़े। तो साधारण अवकलन ये है कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो। जैसे कि ये जो समीकरण लिखी है ये एक साधारण अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्वतंत्र चर है। अगर एक स्वतंत्र चर के अलावा और भी स्वतंत्र चर होते तो वो अलग प्रकार की अवकल समीकरण होती।
मतलब कि ये कि यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण हम किसे बोलेंगे, जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो, जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर हो। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं हम, साधारण अवकल समीकरण। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल जैसे dy बाई dx बराबर e⁻x प्लस वाई। यहाँ पर हम देखेंगे तो यह एक आश्रित चर तो y है और जो स्वतंत्र चर है वो x है। एक यहाँ पर केवल एक ही स्वतंत्र चर है, एक ही स्वतंत्र चर है। तो ये वाली है जो अवकल समीकरण, ये कैसी अवकल समीकरण होगी, एक साधारण अवकल समीकरण। इसी तरह लिखे हम dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एक ही स्वतंत्र चर है, तो ये जो होगी ये भी एक साधारण अवकल समीकरण होगी, ये भी एक साधारण अवकल समीकरण होगी। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो प्रकार समझ सकते हैं अवकल समीकरण का, वो है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकलन समीकरण क्या होगी कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो। एक से अधिक स्वतंत्र चर वाली जो समीकरण अवकल समीकरण होगी उसे हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या है, x और y। मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन है z, z किस किस पर डिपेंड कर रहा है, z किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर x और y पर। तो यहाँ पर ये जो अवकल समीकरण होगी वो किस प्रकार की होगी, आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में जो 4 यूनिट है वो अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में केवल साधारण अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना होता है। और जो आंशिक अवकल समीकरण है वो दूसरी यूनिट में, दूसरी बुक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें केवल एक यूनिट दी हुई है। ये तो बस बेसिक था। अब जो हम आगे चलते हैं तो टॉपिक में, तो इसके आगे जो टॉपिक आता है वो है अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। अवकल समीकरण की कोटि और घात को कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इससे आगे के जो टॉपिक आते हैं उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई अवकल समीकरण लिखते हैं, जैसे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx बराबर साइन एक्स। जैसे ये कोई अवकल समीकरण दी हुई है, इसकी कोटि हमें पता करनी है कि कोटि कितनी है और घात कितनी है इसकी। तो कोटि और घात का पता कैसे करते हैं, तो कोटि तो वो होती है कि अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की जो कोटि होती है वही उस अवकल समीकरण की कोटि होती है। जैसे कि इस अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है, 2 बार। इस यहाँ पर अवकल समीकरण अवकलन केवल एक बार हो रहा है, आश्रित चर का अवकलन केवल एक बार हो रहा है और यहाँ पर 2 बार हो रहा है। तो इस पूरे अवकल समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन हो रहा है, तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो भी 2 होगी। और घात देखें तो घात में जो अवकल समीकरण की कोटि हम जिस पद से ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कि d2y बाई dx स्क्वायर उच्चतम अवकलज यहीं पे हो रहा है, तो इस अवकल समीकरण की जो घात है वो ही उस अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इसकी घात 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। और उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी, घात। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम इस अवकल समीकरण की कोटि और घात को देखें, तो इसकी कोटि और घात देखेंगे तो कितनी होगी। कोटि क्या होती है, उच्चतम अवकलज की
उच्चतम अवकलज की जो कोटि होगी वो ही इस अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो यहाँ पर हम इस अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 बार अधिकतम अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण की कोटि भी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से घात देखेंगे तो इस अवकल समीकरण की यहाँ पर अवकलज पद की जो घात है वो कितनी है, 1, तो इस अवकल समीकरण की घात भी 1 हो जाएगी। लेकिन कोटि ज्ञात करते समय हमें ये बात का ध्यान रखना होता है कि वो अवकल समीकरण पूरी तरह हल की हुई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 + dy/dx का होल क्यूब और इसकी टोटल पावर 3/2 = d2y/dx²। अगर हम इसकी कोटि ज्ञात करें तो इसकी कोटि हम इस प्रकार से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी कोटि कितनी दिख रही है कि कोटि तो इसकी शायद 2 होगी और घात 1, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कोटि और घात को ज्ञात करने से पहले इस समीकरण को पूरी तरह सॉल्व करना होता है। पूरी तरह सॉल्व करने का मतलब जैसे कि कोई बहुपद होता है उसकी तरह बिल्कुल पूरी तरह सॉल्व करनी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ 1/2 3/2 दे रखी है यहाँ पर इसकी पावर, तो दोनों तरफ इसका क्या कर लेते हैं, इसकी पावर ले लेते हैं 2/3। 2/3 नहीं, मतलब कि जैसे कि x की पावर जैसे 1/2 है, x की पावर 3/2, तो इस प्रकार के कोई पद इसमें नहीं होने चाहिए, पूरी तरह सॉल्व की हुई होनी चाहिए। जैसे कि x², x³, इस तरह से इसमें इसकी घात होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसकी घात को हम 2 से गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 + dy/dx का क्यूब और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 3/2, तो इनका दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी घात पे, तो d2y/dx² और दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं। तो वर्ग लेने पर यहाँ पर ये तो इससे कैंसिल हो जाता है, इसकी पावर कितनी बचती है, 3 और 2 + dy/dx का होल क्यूब और यहाँ पावर 3 और यहाँ d2y/dx² की पावर 2। तो अब ये समीकरण पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं इसकी घात और इसकी कोटि। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी। कोटि तो इसकी अधिकतम हो, जितनी बार अवकलन हो रहा है वो इसकी कोटि होगी। तो यहाँ पर अधिकतम 2 बार अवकलन हो रहा है तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2, और घात इसकी कितनी होगी, जहाँ से हमने उच्चतम अवकलज की कोटि ज्ञात की है, यानी कि अवकल समीकरण की कोटि जहाँ से ज्ञात की है तो उसी की घात हमें देखनी है। उसकी घात कितनी है यहाँ पर, 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2। और अगर आपके पास एग्जाम्पल इस प्रकार से हो, जैसे कि कोई अवकल समीकरण इस प्रकार से दी हो कि उसमें समाकलन का भी पद मौजूद हो, तो वो समाकलन का पद भी हमें हटाना होता है कोटि ज्ञात करने के लिए। जैसे कि आपके पास समीकरण है dy/dx प्लस समाकलन x dx = x²। यह आपके पास कोई अवकल समीकरण दी है, तो इस अवकल समीकरण में अगर आप इसकी कोटि निकालना चाहें तो इस प्रकार से नहीं निकाली जाती। कोटि ज्ञात करने के लिए इस अवकल समीकरण को पूरी तरह सॉल्व करना होता है और इसमें कोई समाकलन का भी पद नहीं होना चाहिए। समाकलन को हटाते, समाकलन को कैसे हटा सकते हैं हम, इसका अवकलन करके। तो इसलिए हम इसका अवकलन करते हैं, जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y/dx²। इसका समाकलन, इस समाकलन का जब अवकलन करेंगे तो ऐसे समाकलन हट जाता है, यहाँ केवल क्या बचता है, x, और इसका अवकलन करेंगे तो x³ तो अब ये समीकरण जब पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है तो अब इसकी कोटि ज्ञात करते हैं। तो इसकी कोटि अब कितनी हो जाएगी, 2, इसकी कोटि हो जाएगी 2 और इसकी घात 1। घात कैसे, d2y/dx² की घात कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1। अब इसके बाद आप नोट लगा के एक बात लिखिए कि जैसे कि आपको दिया हो dy/dx, कोई पूछे कि dy/dx का मतलब क्या होता है, तो dy/dx का मतलब क्या होता है, देखिए, लिमिट ∂x टेंड्स टू 0 ∂y/∂x, मतलब कि dy/dx का मतलब ये होता है कि लिमिट ∂x टेंड्स टू 0 ∂y/∂x। यहाँ पर जो ∂x है वो 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब जैसे कि 1/4 1/8 इस प्रकार से ये मान किसकी तरफ बढ़ते जा रहे, 0 की तरफ बढ़ते जा रहे। तो लिमिट कितनी लगाई है, ∂x टेंड्स टू 0, और किस में लगाई, ∂y/dx में। तो ये dy/dx का मतलब होता है।
डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। और एक और बात है यहाँ पर कि जो डी वाई है, डी वाई को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डी वाई, जैसे कि डी वाई दे रखा है, डी वाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स से डी एक्स हट जाएगा और क्या बचेगा, केवल डी वाई। तो यहाँ पर हम डी वाई को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ हम ऐसे नहीं बोल सकते कि डी एक्स को डी एक्स से कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनको लिखने का भी कोई प्रॉपर मेथड होता है, जैसे एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसे डी एक्स से इस डी एक्स को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर जैसे ये डी वाई को हम यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर डी वाई लिख रहा है तो डी वाई को हम डी एक्स, जैसे कि डी एक्स लिख रहा है कहीं पे तो डी एक्स को हम डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं। डी वाई लिख रहा है तो उसे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने का केवल एक मेथड है ये, और कुछ नहीं है यहाँ पर। बस हमें ये बात है कि डी वाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे